हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड फिजिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसका यूनिट नंबर सेकंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण बस होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, मतलब जैसे द्रव्यमान हो गया, किसी चीज़ का वेट हो गया। तो मास में क्या रहते थे, 5 kg का है तो इसमें कोई डायरेक्शन तो रहती नहीं है। टाइम है, टाइम में भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है, सेकेंड्स में रहती है यूनिट। जैसे स्पीड, स्पीड एक इम्पोर्टेंट स्पीड एक इम्पोर्टेंट स्केलर क्वांटिटी है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें से लिखा रहेगा कि इसमें से कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सारी और वेक्टर दी गई होंगी, ये बस रहेगी हमारी स्केलर। तो हमें स्पीड को लगा देना आंसर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, या उसी को हम हिंदी में कहते हैं कि इनमें केवल क्या होता है, हमारा परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है लेकिन इनको दर्शाने के लिए किसी दिशा की ज़रूरत नहीं रहती है। उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारा मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब इनमें क्या रहेगा, इनमें हमारा परिमाण भी होता है और दिशा होती है, दोनों होती हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स को दर्शाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत रहती है। तो फोर्स ऐसी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे हम कहें वेलोसिटी, जैसे स्पीड और वेलोसिटी रहती है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी स्पीड है, ऐसे स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी हमारी वी से वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात याद रखनी है, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम कहें एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसी एक आता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, याद करके रखना हमेशा। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता रहती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है, इसमें क्या रहती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है दर्शाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट स्केलर क्वांटिटी याद रखनी, जैसे मास, एग्जाम्पल के लिए 5 kg हो गया। वॉल्यूम, मास के बाद क्या रहता है, एक वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद टाइम, टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड हमारी कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड और वॉल्यूम, ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद देखिए हमारी इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट है हमारी क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको दर्शाने के लिए हमें क्या रहता है, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत रहती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत रहती है। ऐसी एक्सेलरेशन, या उसी को हम कहते हैं त्वरण, त्वरण हमारा कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मोमेंटम, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, मोमेंटम भी हमारी कैसे होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी स्केलर क्वांटिटी और इम्पोर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जो वेक्टर होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक तीर का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, ये एरो का डायरेक्शन बताते हैं। तो उसमें द लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका मैग्नीट्यूड। जो हमारी लेंथ रहती है, ये जो हमारी क्या कहती है, ये
जो ये हमारी होती है लेंथ, लेंथ हमें क्या बताती है, इसकी मैग्नीट्यूड को बताती है। जबकि जो ये हमारा एरो का निशान होता है, ये एरो का निशान ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो यदि हम कहें कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर के ऊपर या स्मॉल लेटर के ऊपर हम क्या बनाते हैं, एक तीर से दर्शाते हैं इसको, जिसमें तीर हमारा क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है। तीर का जो ये वाला पोर्शन है वो दिशा को बताता है, बाकी इसकी टेल जो होती है वो हमें क्या बताती है, इसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो रिप्रेजेंट ये बोल्ड लेटर ए से करते हैं रिप्रेजेंट, या फिर एक जैसे मैंने बताया कि एरो, एक कैपिटल लेटर और उसके ऊपर हमारा क्या रहेगा, एक एरो बना रहता है। इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर में स्मॉल में अगर करेंगे तो ऊपर हम आराम से क्या लगा सकते हैं, इसमें ऊपर तीर का निशान लगा के इसको हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि वेक्टर को, जैसे एक हिंदी में लिखा हुआ है, वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें परिमाण, तीर की लंबाई जो है वो हमें क्या देती है, जो तीर की हमारी लंबाई है वो हमें किसका मान देती है, वेक्टर के परिमाण को दर्शाती है। जबकि जो हमारा तीर का ये है, तीर का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या बताता है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को क्या बताता है, ये तीर शो करता है। इसको क्या शो करती है, ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। कैसे लिखा जाता है, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है जैसे बताया, और ऊपर क्या रहेगा, इसमें तीर का निशान रहता है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितनी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, हम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले होता है हमारा कौन सा, एक नल वेक्टर। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो। नल मतलब क्या रहता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो, जीरो हो, शून्य हो। तो एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, नो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहती, कोई विशिष्ट दिशा इसकी नहीं रहती है, कोई एक निश्चित दिशा नहीं रहती है। साथ में इसका परिमाण जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। किसका, नल वेक्टर का, जीरो वेक्टर का। जैसे कि अगर एक स्थिर वस्तु रखी हुई है, उसका विस्थापन क्या है, जैसे कोई एक बॉडी रखी हुई है तो वो तो रखी हुई है ना, वो आगे की तरफ जाए ना पीछे की तरफ, मतलब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब ये हमारा कौन सा वेक्टर होता है, एक नल वेक्टर कहलाता है। इसी को हम कहते हैं जीरो वेक्टर कहलाता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर पहला हमारा क्या था, नल वेक्टर। उसके बाद दूसरा नल मतलब होता है जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन भी कोई निश्चित ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड है कि यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है। तो यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब क्या होता है, वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। एक ऐसा वेक्टर, यूनिट का वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। और यह क्या करता है, किसी भी वेक्टर की दिशा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट वेक्टर का उपयोग हमेशा किस लिए करते हैं, हम कोई भी वेक्टर होगा उसकी दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं यूनिट वेक्टर का। अभी इसको आगे में और डिटेल में समझेंगे। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे आई है तो ऊपर हम इधर ऐसे कैप बना देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कैप। जैसे ये ऊपर ये कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप मतलब ये आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है हमारा, पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये क्या बताता है, एक पोजीशन बताता है किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई एक्सेस है, एक्स है और वाई है, और यहाँ पे कोई बिंदु है हमारे पास, तो इस बिंदु को एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में दर्शाता है। जैसे कि हमारा अगर रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में दर्शा देगा। जैसे देखिए यहाँ पे है 3i+, अगर कोई बिंदु, अगर इसकी हम दूरी की बात करें, यदि यहाँ से कितना है, 3 है, और इधर ऊपर वाई डायरेक्शन में कितना, 3 और 4, तो ये बिंदु क्या आ जाएंगे, 3, 4 आ जाएंगे। 3, 4 को यदि हमें दर्शाना है तो 3, 4 को हम कैसे दर्शाते हैं, 3i+4j। 3i+4j इसका क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। 3i मतलब जो x डायरेक्शन है उसमें हमें कितना चलना है, 3 बिंदु, और +4j मतलब y की तरफ हमें कितने चलना है, 4 बिंदु। तो इस मतलब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने दूर पे है,
3 एक्स एक्सिस पे दूरी पे है और 4 इसके साथ में किस पे है, वाई एक्सिस की दूरी पे है। मतलब ये क्या बताता है, हमें इसकी डिस्टेंस बताता है। तो पोजीशन को दर्शाने के लिए जिस वेक्टर का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यह वेक्टर मूल बिंदु ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन मतलब क्या हो गया, ओरिजिन मतलब हो गया ये, ओरिजिन से लेकर किसी निश्चित बिंदु तक किया जाता है। जैसे यहाँ पे वो पॉइंट था तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कौन सा वेक्टर कहलाएगा, एक पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जो कि एक ओरिजिन से लेकर एक निश्चित बिंदु तक खींचा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर, दो वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे यदि एक को हमने किया आई प्लस जे से रिप्रेजेंट किया और दूसरा भी आई प्लस जे ही है, दोनों की क्या है, इसके दोनों के मैग्नीट्यूड 1 1, दोनों की सेम डायरेक्शन में, इसके भी 1 1 है। तो यदि दो वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, एक समान होता है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड रहेगा और सेम डायरेक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखिए, समान वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जो समान परिमाण और समान दिशा रखते हैं, भले ही उनका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो। प्रारंभिक बिंदु चाहे अलग हो लेकिन उनका परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन भी उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे 2i प्लस 4j, कोई एक वेक्टर ये है और सेम दूसरा वेक्टर भी सेम ही है। जैसे हम एक को x से रिप्रेजेंट करें, x बराबर 2i प्लस 4j, या a से रिप्रेजेंट करें और b बराबर भी हमारा क्या है, 2i प्लस 4j, तो a और b वेक्टर जो हमारे दोनों रहेंगे वो क्या रहेंगे, देखिए a बराबर यदि हमारा क्या है 2i प्लस j या 4j कुछ भी कहें, और b बराबर भी यदि हमारा यही आ रहा है 2i प्लस j, तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर क्या हमारे कहलाएंगे, ये ए वेक्टर बराबर क्या रहेगा हमारा, बी वेक्टर के। ए और बी वेक्टर हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इक्वल वेक्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाता है। तो नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी दिशा किसी दिए गए वेक्टर की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या रहेगा, सेम। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है a बराबर आई प्लस जे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास b बराबर है माइनस आई और माइनस जे। देखो दोनों का परिमाण सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, मतलब इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे से अपोजिट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैसे, उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। जैसे ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर, हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। देखिए, यदि ए और बी हमें कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, इन दोनों को यदि ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर ये लगेगा ए वेक्टर बी वेक्टर, यदि हम इसको करेंगे ए वेक्टर और प्लस करेंगे इसको बी वेक्टर, तो बराबर क्या होता है, जो आई आई है और जे जे है, दोनों के जो स्केलर जो रहता है दोनों जुड़ जाते हैं। जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है 4 + 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 4 + 6, साथ में क्या है इनकी आई, तो इधर लिख देंगे आई प्लस, यहाँ पे दोनों की जो है 2 और 2 है तो लिखेंगे 2 + 2 इंटू क्या लिखेंगे हम, जे, इंटू हम क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 4 + 6 10i और प्लस 2 + 2 4j, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस का, वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है और साथ में हम उसमें क्या लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 + 6 है तो 4 + 6 लिख दिया, इंटू आई के साथ है तो आई लिखा, प्लस 2 + 2 इंटू जे। अब अगर के होता सी बराबर हमारा, जैसे यहाँ पर 4i + k होता तो ऐसे ही आएंगे, हम के भी जोड़ देते हैं, ठीक है। जो रहता है कांस्टेंट उसके साथ में उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। अब देखिए सेम, अब अगला हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। यदि हमें किसी दो वेक्टर को घटाना है आपस में
तो उनको कैसे घटाते हैं, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर हमें निकालना है। हम जैसे निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इस केस में भी जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। जैसे 6 हो गया और 3 हो गया, तो 6 माइनस 3, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो 6 माइनस 3 इंटू क्या बचा आई, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगी, 3 माइनस 2 बराबर क्या आएगा 1 होगा और जी आ जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ से कितना बचा 3i प्लस 1j, या उसको हम क्या कहते हैं सिंपल जे कह सकते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब जब भी हम माइनस करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन है उसको कॉमन लेके जो उसका कांस्टेंट है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, या वेक्टर को घटाना। वेक्टर को ऐसे ही घटाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है। लिखने के लिए आता है आपके में स्टेटमेंट है, सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है सेम चलता है, क्योंकि फोर्स भी हमारी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वहाँ पे जो वेक्टर रहता है उसको हम किससे शो कर देते हैं, फोर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स बन जाता है। ये क्या कहलाता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है, द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स, इफ देखिए triangle law state that if two vectors are represented as two sides of a triangle taken in a sequence, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in the opposite direction. ट्राइंगल लॉ यह कहता है कि अगर दो वेक्टर को एक त्रिकोण की या एक त्रिभुज की दो भुजाओं के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो त्रिभुज की हमारी तीसरी भुजा होती है वो क्या करती है, जो हमारी दोनों वेक्टर हैं उनके एडिशन को दर्शाती है, मतलब जो उनके जोड़ है उसको दर्शाती है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है हमारी उल्टी होती है। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, यदि उनको हमने क्या ए वेक्टर को देखिए, यदि देखिए यदि हमारा ए वेक्टर है ये, इसको हमने दर्शा दिया ए वेक्टर और इस दूसरे को हमने दर्शा दिया इधर से, इधर बी वेक्टर से। तो जो हमारी तीसरी वाली भुजा होती है, जो हमारी तीसरी वाली भुजा है, मतलब तीसरी वाली जो बंद भुजा होती है, ये तीसरी वाली भुजा ये हमें क्या देगी, दोनों का एडिशन, मतलब सी वेक्टर हो जाएगा बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या शो करेगी, ये वाई लाइन शो करेगी। बस इसकी दिशा क्या होगी हमारी, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी उल्टी दिशा, बस इसकी क्या होगी विपरीत होगी। तो सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो सी वेक्टर कहाँ पे ये वाला दर्शा रहा है, और सी वेक्टर क्या दर्शाएगा, इन दोनों का जोड़ को दर्शाता है। इसको हम क्या कहते हैं ट्राइंगल लॉ वेक्टर कहते हैं। ट्राइंगल लॉ वेक्टर के अनुसार यदि दो वेक्टर को एक त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं के द्वारा, मतलब एक भुजा ये है तो अगली भुजा एक, दो क्रमिक भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाए, तो जो त्रिभुज की तीसरी बंद भुजा होती है वो हमें क्या देती है, दोनों वेक्टर के योग को दर्शाती है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है उल्टी होती है। If two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in a sequence, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in the opposite direction। बस इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी उल्टी होती है। इसको हम क्या कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं, या जो वेक्टर है उसका हम त्रिभुज का नियम इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट की लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स होता है, यदि सेम होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि इसको हम क्या करें, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को यदि हम समांतर चतुर्भुज की दो क्रमिक भुजाओं के द्वारा दर्शाएं, तो जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो क्या देता है हमें, जो दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट को दर्शाता है या उनका परिणामी को दर्शाता है। द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम originating from the same point, then their resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram।
जो पैरेललोग्राम का विकर्ण है उससे दर्शाता है। पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम यह कहता है कि अगर दो वेक्टर एक समान बिंदु से शुरू होते हैं तो उनका परिणामी वेक्टर उन दोनों वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। यदि हम इसको क्या करें, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा दर्शा दें, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और यदि हम इस समांतर चतुर्भुज को पूरा कर दें, पूरा कैसे करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे। तो यदि हमने इधर से लाइन खींचेंगे तो जो इसका विकर्ण है ये इसका विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण क्या दर्शाता है हमें, जो सी है वो हमें क्या दर्शाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों का क्या दर्शाएगा, ये परिणामी दर्शाएगा। लेकिन इसकी दिशा क्या रहेगी, दिशा बस क्या रहेगी, इसकी विपरीत दिशा होती है। देखिए लिखा भी है कि द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर स्टेट दैट इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड। टू एडजेसेंट साइड कौन सी हैं, दो अगल बगल की भुजाओं। अगल बगल की भुजा क्या, एक भुजा ये हो गई, अगली भुजा ये हो गई। बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखिए दोनों का, देखो ये वाला और ये वाला ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। जो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, जो कि सेम बिंदु से पास हो रहा है। ऑरिजिनेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम यह कहता है कि अगर दो वेक्टर को अगर दो क्रमिक भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाए एक समांतर चतुर्भुज की, तो जो तीसरी भुजा होती है, जो हमारी तीसरी भुजा होती है वो हमें क्या देती है, परिणामी बल, या दोनों जो हमारे परिणामी बल उसमें आता है, इसमें जो दो वेक्टर हैं उनके एडिशन को दर्शाती है क्या, हमारी ये जो डायगोनल है वो दर्शाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट, एक पहला होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड कोसाइन द एंगल बिटवीन देम। यदि हमें कोई दो वेक्टर दिए गए हैं और दो वेक्टर, यदि हमें दिया गया ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया गया, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें बी से, तो इसका आता है ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। यदि दो वेक्टर हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और यदि दोनों का एंगल बीच में कितना बन रहा है, थीटा, तो हम कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी, मतलब जो हमारे दोनों का मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ए डॉट बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बीच का एंगल है उसका कोसाइन निकालते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। एक बात याद रखनी है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज ऑलवेज अ प्योर नंबर। ये हमेशा क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या उसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का, तो वो हमेशा क्या होते हैं, प्योर नंबर होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि यदि एक वेक्टर है उसका हम स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो वो हमेशा किस तरीके का नंबर होता है, तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है, एक प्योर नंबर के फॉर्म में ही आता है हमारा आंसर, ठीक है। वो हमारा क्या आता है, प्योर नंबर के फॉर्म में आता है। जैसे हम दो वेक्टर लेके एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है, 4i + 2j, ठीक है। और एक हमें दूसरा वेक्टर दिया गया b बराबर, ये हमें दिया गया 2i + 2j। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अब, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यदि कोई एंगल तो दिया रहेगा, तो दिया रहेगा कि थीटा बराबर इतना दिया गया। यदि नहीं दिया गया थीटा बराबर, तब देखिए डायरेक्ट यदि हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें, तो यदि हम इसको निकालें ए डॉट बी पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 × 2, ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस 2 × 2, ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, तो 4 × 2 और ये आई है ना, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 8, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 8i + 4j हमारा इसका क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दोनों का जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे स्केलर और वेक्टर का,
तो यदि डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें क्या आता है हमारा ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा दिया होता तो हम इसमें थीटा भी दो जोड़ लेते आगे की तरफ, और ये हमेशा क्या आता है हमारा एक प्योर नंबर आता है, ठीक है ना। ये हमारा हमेशा क्या आता है, एक प्योर नंबर आता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट, इसके बाद देखिए एक हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक हमारा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस भी आएगा हमेशा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस का साइन आएगा, बराबर होता है ये ए इंटू बी इंटू क्या होता है, ये साइन थीटा। ए इंटू बी इंटू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको निकालने के लिए, वैसे तो एग्जाम में इतना आता नहीं है आपके में, लेकिन फिर भी यदि कभी आ जाए निकालने के लिए कि प्रोडक्ट निकालो, तो हमें क्या करना है, ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस के, और यदि हमें b बराबर दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई जे के, तो लिखा ही है आई जे और के लिखेंगे। ऊपर वाले के कोफिशिएंट लिखेंगे, ऊपर वाले के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कितना है 3 2 1, तो इधर लिख लिया हमने 3 2 1। नीचे वाले के लिख लेते हैं 2 3 4, तो नीचे वाले के लिख लेते हैं, नीचे वाले के हमने लिख लिए कितने 2 3 और 4। हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जैसे यहाँ पे लिया गया है a2b3 माइनस a3b2। तो समझने के लिए डायरेक्ट करते हैं, देखो इसको समझने के लिए अभी करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व। देखिए यहाँ से लिखेंगे आई इंटू इन दोनों को 4 दूनी 4 2 ज़ा 8 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 5i आ गया प्लस जे के लिए हम इधर से स्ट्राइक ऑफ, इधर से स्ट्राइक ऑफ। 4 थी 12, 12 माइनस 2 कितने बचे यहाँ पे 10 जे प्लस के साथ हमारा कितना जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 9 माइनस 4 कितना जाएगा हमारा 5k। तो हमारा कितना आ गया 5a प्लस 10j प्लस 5k हमारा आ गया, कितना आ गया 5a 5i प्लस 10j प्लस 5k। ये हमारा क्या आ गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं हम कि आई जे के ऊपर लिखे जो हमारा मेन कॉफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं, जैसे 3 2 1 और इसका है 2 3 4, इन दोनों को लिख लिया। उसके बाद जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले लिखेंगे आई, तो आई लिख दिया। फिर इसको और इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गई तो बचा 5, प्लस फिर लिखेंगे हम जे को जब लिखना रहेगा तो हम जे वाले को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। कितना बचा, ये 4 थी 12, 12 माइनस 2 कितने बचे 10, तो 10 लिख दिया। फिर ऐसे ही जब हमें के का लिखना रहेगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, के को लिख के फिर ये स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। ये कितने 3 त्रिका 9 और माइनस 2, 3 त्रिका 9 माइनस 4 कितना बचा 5k, ठीक है। तो 5i प्लस 10j प्लस 5k आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और जो हमारा होता है ये वाला डॉट प्रोडक्ट सिंपल है बिल्कुल, कि जो हमारे कॉफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमें दिया गया है कि 4i प्लस 2j और 3i प्लस 5k, तो इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाना 12i और प्लस 5 दूनी 10k। ऐसे यदि और i इंटू जे अगर लिखा है तो इंटू प्लस क्या आ जाएगा हमारा 10j। तो ये होता है हमारा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारा वेक्टर जो इस सेकेंड यूनिट का जो वेक्टर तक का पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स और मोमेंटम के बारे में अगली क्लास में स्टडी करेंगे। चैनल पे बने रहिए। आगे फोर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे फिर और भी सेकेंड यूनिट के और टॉपिक होंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें और जो चैनल का बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो भी डलते हैं उसको आप जल्दी से जल्दी देख सकें। क्योंकि एग्ज़ाम पास हैं इसलिए जल्दी से जल्दी
चीज़ स्टडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।